So welcome to our next lecture of how to get maximum out of you. तो लास्ट टर्म तक हम लोगों ने देख लिया था कि किस तरीके से हम टेम्पोरेबल टाइम टेबल यानी जो हमारा फ्लेक्सिबल टाइम टेबल है वो बना सकते हैं। अब आज एक और चीज़ पर हम लोग बात करेंगे, मेडिटेशन और कंसंट्रेशन पर। तो कई बार ये दिमाग में कन्फ्यूजन रहता है कि कंसंट्रेशन और मेडिटेशन एक ही चीज़ है, या अगर कई बार अपने को ये पता भी होता है कि कुछ अंतर इनमें है भी, तो वो अंतर कौन सा है ये नहीं पता होता है, या किस तरीके से किस स्थिति में ये मेरे लिए हेल्पफुल हैं भी कि नहीं है, ये सारी चीज़ें अपने को कंफ्यूज करती हैं। तो इन पर हम चर्चा करेंगे और फिर मैं थोड़ा सा आपको टेक्निक भी बताऊंगा कि किस तरीके से अपना कंसंट्रेशन या मेडिटेशन को हम बढ़ा भी सकते हैं, एंड इन व्हाट वे दे आर यूजफुल टू अस एज ए स्टूडेंट और एज ए पर्सन इन जनरल। सो कंसंट्रेशन रादर एंड मेडिटेशन, तो हिंदी में अगर इसको मैं लिखूं तो इसको कहते हैं एकाग्रता, और ये है ध्यान। तो कंसंट्रेशन और मेडिटेशन ऐसे समझे, कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि जब हम अपनी सारी विचार की जो शक्ति है, यानी जो अपना पूरा चेतना है, जो कॉन्शियस माइंड है मेरा, उस पूरे कॉन्शियस माइंड को किसी एक बिंदु पर, किसी एक सब्जेक्ट पर, किसी एक विषय पर, किसी एक बात पर जब मैं पूरा केंद्रित कर लेता हूँ, तो दैट इज़ कॉल्ड कंसंट्रेशन। यानी जब मैं किसी चीज़ पर फोकस हो गया तो अब मेरा मन इधर उधर भटक नहीं रहा है। तो विद्यार्थी जीवन में तो देखिए इसका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। हम कोई भी चीज़ जब पढ़ने बैठ रहे हैं, क्लास में हम पढ़ने बैठे, और यदि हमारा मन इधर उधर भटक रहा है, तो जैसा मैंने पहले बताया था कि जितना कंसंट्रेशन हमारा फास्ट होगा, जितना कंसंट्रेशन हमारा डीप होगा, उतना एक बार में ही चीज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भी जाने की संभावना रहती है। यदि हमने उतना कंसंट्रेशन लेवल अपना डेवलप कर लिया है कि हम बैठे हुए हैं तो हमारे अगल बगल में चाहे कोई म्यूज़िक बजा रहा है, कोई धमा चौकड़ी कर रहा है, कोई नगाड़े पीट रहा है, शोर मचा रहा है, लेकिन हमारा मन इधर उधर ना भटके, तो अगर उस लेवल का हमने कंसंट्रेशन पैदा कर लिया, तब तो एक बार में जो चीज़ आप पढ़ेंगे, आप समझ लीजिए परमानेंटली कंसंट्रेशन हमारे जो है कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड में चली जाएगी, तो आपको दोबारा उसको रिवाइज करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। लेकिन वो अवस्था है, बहुत ऊंची अवस्था है, जब हम उस अवस्था में पहुंच जाते हैं, ऋषि मुनियों जैसी अवस्था है, जैसे स्वामी विवेकानंद का आपने नाम सुना था। तो अब ऐसे लोग जब कोई एक चीज़ एक बार ही पढ़ लेते हैं तो वो जीवन पर्यंत उनकी हो जाती है। तो हम तो स्वामी विवेकानंद नहीं हैं, हमें साधारण लोग, और हमें दूसरी चीज़ें ही डिटर करती हैं, मतलब अपने लक्ष्य से भटकाती हैं। ऐसा नहीं है, ध्यान रखें। आप खुद देखें कि जब आप खुद पढ़ने बैठते हैं तो 50 चीज़ें हमारे मन में खुद आती हैं, और वो 50 चीज़ें हमें खुद ही अपने लक्ष्य से भटकाती हैं। तो हम अपने शत्रु स्वयं हैं। हम पढ़ने बैठे तो हमें ध्यान आ रहा है कि उस वाले चैप्टर में क्या हो गया था, या पढ़ने बैठे तो कोई दूसरी बात आ गई, मन लग रहा है पतला क्वेश्चन करने बैठे हम फिजिक्स का, और याद आने लगी इंग्लिश की नहीं याद आई तो किसी दोस्त की याद आने लगी, कहीं कुछ और याद आने लगा, मम्मी क्या कर रही हैं ये ध्यान आने लगा, और तमाम सारी अपने आप ही मन में विचार आते रहते हैं। तो बाहर से जो चीज़ें आती, व्यवधान आते हैं, उनको तो देखिए आप कंट्रोल भी कर सकते हैं। भाई आपके आसपास अगर कोई शोर मचा रहा है तो आप उसको शांत करवा सकते हैं, आप उठ करके दूसरे कमरे में जा सकते हैं। तो बाहर की चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है टू सम एक्सटेंट। इन सम केसेस इवन दे आर नॉट कंट्रोलेबल। मान लीजिए आप ऐसे घर में रहते हैं जहाँ पर छोटा कमरा है, एक ही कमरा है, और एक ही कमरे में सब लोग रहते हैं और वहाँ पर पढ़ाई करते हैं, ऐसी भी स्थिति होती है। भाई सब किसी को हमें अलग से पढ़ाई का स्थान मिल पावे, इतने खुशनसीब लोग सब लोग नहीं हैं। तो अब पता लगा एक ही कमरे में 2-3 भाई बहन है, और एक भाई जो है वो उपद्रवी है, शैतानी करता है, और हमको पढ़ना है, या घर में टेलीविज़न चल रहा है। तो कुछ फैक्टर्स ऐसे जो आपके कंट्रोल में नहीं है, कुछ के कंट्रोल में हैं। तो बाहरी फैक्टर हमारे कंट्रोलेबल हैं भी और नहीं भी हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है कि हमारा मन खुद ही एक जगह पर फोकस नहीं रहता है, डिस्पाइट ही कि हम देखिए, मतलब हम बड़ी ईमानदारी से पढ़ने बैठे हैं, हमारे पढ़ने की मंशा में और उस विलिंगनेस में कोई कमी नहीं है, आई वॉन्ट टू स्टडी। लेकिन जैसे बैठते हैं 10-5 मिनट के बाद मन भटक जाता है, फिर वी हैव टू ब्रिंग इट बैक, या तो वी आर स्वेड अवे बाय दैट, मतलब या तो हम मन के साथ ही बहते हुए चले जाते हैं तो कुछ और सोचने लगे, या वहाँ से उठे कुछ और काम याद आने लगा, पढ़ाई लिखाई पड़ी है किनारे, अपन भाग लिए, या
हम सोए हुए और फिर उसको वापस लाने की कोशिश करते हैं और इस दौरान हमारा ढेर सारी चीज़ें चली गई। तो मान लीजिए घर पर हम बैठे हैं तो 10-15 मिनट का ये जो मानसिक व्यवधान हुआ, तो ये मान लीजिए हम किसी तरीके से झेल सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं, वी कैन विदस्टैंड इट। लेकिन मान लीजिए आप कोई लेक्चर सुन रहे हैं एंड दैट इज़ ए लाइव लेक्चर, और आपने मान लीजिए 10 सेकंड के ही मेरा कंसंट्रेशन लैप्स हुआ और उस 10 सेकंड के दौरान गुरुजी ने कोई बड़ी अच्छी बात बता दी, अब वो मेरे मन से तो चली गई, क्योंकि मेरा रिकॉर्डर तो ऑन था लेकिन उस रिकॉर्डर के साथ जो कंसंट्रेशन वाला पार्ट था दैट वाज नॉट ऑन, तो वो मुझे चीज़ समझ में नहीं आती। तो हमें हमारी ज़्यादातर ज़िंदगी का जो हम लोग पढ़ाई करते हैं 80% हिस्सा केवल इसीलिए हमें समझ नहीं आता है कि हम उस समय पूरी तरह से मन से मौजूद नहीं होते, यानी वी आर नॉट टोटली फोकस्ड, और उस चीज़ को कंसंट्रेशन नाम दिया गया है। तो हम क्या ऐसे फैक्टर कर लें कि जिससे हमारा कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ सके? तो बहुत सारे छोटी छोटी चीज़ें होती है, जैसे मैंने आपको बताया था, ब्रीदिंग करिए, योगा करिए, मेडिटेशन करिए, ये सब तो हैं ही। लेकिन शुरुआत में मैंने आपको बताया था जैसे छोटे छोटे संकल्प लीजिए कि मैं 1 मिनट तक घड़ी देखूंगा और मन में कोई विचार ना आवे, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो अभी चूँकि हमारा मन भटकता है तो हमें ज़बरदस्ती उसे बिठाना पड़ेगा। अभी हमारा मन ऐसे जैसे नहीं, छोटे बच्चे जो होते हैं और जो बहुत बड़े नहीं हुए हैं, छोटे हैं लेकिन बहुत उपद्रवी हैं, तो उनको मम्मी जो है एक जगह बिठाती है, फिर वो उठ जाते हैं, फिर कोई तोड़ फोड़ करना शुरू कर देते हैं। तो अभी हमारा मन जो है वो छोटे चंचल बालक की तरह है। तो अब उस चंचल बालक को हमें अनुशासन सिखाना पड़ेगा। तो पहले हमें उसको सप्रयास विद एफर्ट करना पड़ेगा, और फिर ये हमारा एक इनबिल्ट हैबिट पड़ जाएगी कि फिर कंसंट्रेशन हमारी स्थायी अवस्था हो जाएगी। अभी अस्थायी अवस्था होगी, हमें बार बार अपने को समझाना पड़ेगा, बार बार अपने मन को लगाना पड़ेगा, और बाद में जा कर के धीरे धीरे प्रयास यदि आप करते रहेंगे तो कंसंट्रेशन हमारा जो है एक निजी गुण हो जाएगा और स्थायी गुण हो जाएगा। फिर हम जिस कार्य को भी करेंगे वो पूरा कार्य हम कंसंट्रेशन के साथ ही करेंगे, और उस कार्य में सफल होने की जो हमारी गारंटी है वो बढ़ती चली जाएगी। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें आप कर सकते हैं कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, और कुछ चीज़ें जैसे मैंने आपको बताई थी कि पहले तो अल्फ़ा ब्रीदिंग करके ही किसी चीज़ को पढ़ने के लिए बैठे, या किसी भी जब इम्पोर्टेंट वर्क को कर रहे हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। दूसरी छोटी छोटी चीज़ें, और अगर हम समझें, अगर अपने दिमाग के पैटर्न को समझने की कोशिश करें कि किस तरीके से इसका कंसंट्रेशन चलता है, तो एक कि हमारा जो दिमाग है एट मोस्ट किसी चीज़ पर लगातार यदि हम फोकस करें तो वो 45 मिनट से 1 घंटा, अगर बहुत कोई समझने वाली चीज़ है, बहुत ही कंडेंस है, तो आधा घंटा के बाद ही दिमाग का जो कंसंट्रेशन है वो हिलना शुरू हो जाएगा। और यदि कोई सरल का मतलब जो चीज़ मुझे समझ में आ रही है उस पर भी, कितनी भी समझ में आ रही है, 1 घंटे के बाद हमारा मन जो है उचटना शुरू हो जाता है। तो यानी आप ये आधे घंटे से 1 घंटे का साइकिल बना सकते हैं कि इसके बाद तो ऑटोमेटिक ही हमारा दिमाग का कंसंट्रेशन जो होगा एकदम से लैप्स होगा, और इसका ग्राफ भी मैंने आपको बताया था। तो इसलिए एक तरीका तो अपना कंसंट्रेशन बनाए रखने का, पढ़ाई कंटिन्यूस करने का तरीका मैंने बताया था कि पढ़ाई को शॉर्ट ब्रेक्स में बांटें, है ना, आधा घंटा 1 घंटे बाद 5 मिनट का ब्रेक, लेकिन उस ब्रेक के दौरान अपने को भागना फूटना नहीं है, अपने को अल्फ़ा ब्रीदिंग या रिलैक्सेशन टेक्निक से अपने को आराम करना है। तो ये एक टेक्निक हो गई। दूसरा, अगर आपने कभी गौर किया हो कि हमारा जो दिमाग है ये आप समझ लें अलादीन के जो चिराग वाला जिन्न था ना, उस जिन्न की तरह है। जैसे वो जिन्न था, जिन्न क्या है, उसको आप हुक्म दीजिए तो तुरंत काम करेगा, वो खाली नहीं बैठ सकता, खाली बैठेगा तो फिर तुरंत खड़ा हो जाएगा, हुक्म मेरे आका, हुक्म मेरे आका, मुझको काम दो। तो ऐसे ही हमारा दिमाग है, जब तक इसके ऊपर काम लगा रहता है तब तक ये मन से काम करता है, और जैसे ही खाली हुआ तो ये ऊट पटांग कोई ना कोई काम करना शुरू कर देता है। तो जैसे हमारे बुजुर्ग लोग कहावत कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो दिमाग जैसे ही खाली का मतलब खाली बैठ गया है, इसके पास अगर कोई काम नहीं है तो ये शैतानी करना शुरू करता है। तो इसलिए क्या होता है कि जब हम जैसे कोई काम कर रहे होते हैं, कोई भी काम आप करें, तो जब आप उसको धीमे पेस पर कर रहे होते हैं, जैसे मान लीजिए आप साइकिल चला रहे हैं और मज़े से चलाते हुए जा रहे हैं, दोस्तों के साथ भी हैं और बातें भी करते चलाते चले जा रहे हैं, तो आपने कभी ध्यान दिया कि हमारा जो दिमाग होता है वो सड़क पर ज़्यादा फोकस ना होकर के इधर उधर की बातों में फोकस होता है, और उस समय एक्सीडेंट होने का चांस हमारे पास ज़्यादा होता है। जब आप शुरू में साइकिल चलाना कभी सीखे हैं तो आपने देखा है ना, इधर उधर की सारी बातें भूल जाती हैं, पूरा ध्यान हैंडल पर, सामने क्या हो रहा है, इस पर रहता है। तो इसलिए हम जब किसी चीज़ को तेज करते हैं, अब जैसे मान लीजिए आप दोस्तों के साथ ना जा रहे हो, अकेले जा रहे हैं, स्कूटी से जा रहे हैं या साइकिल जा रहे हैं, और आपने स्पीड बढ़ाई करके,
अब आपने कभी अगर ध्यान किया हो कि जब आप धीमे चलाते हैं तो इधर उधर बाकी चीज़ों में ध्यान जाता है, मतलब इधर होर्डिंग में क्या लिखा है, उधर क्या लिखा है, कौन सी गाड़ी आ रही, कौन सी गाड़ी नहीं आ रही है। लेकिन जब आप बहुत तेज़ चला रहे हो तो आपका सारा ध्यान केवल अपनी गाड़ी और सड़क पर होता है, और यूँ 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 करते हुए आप निकलते चले जाते हैं। तो जब हम तेज़ काम कर रहे होते हैं तो हमारे दिमाग का कॉन्सेंट्रेशन ऑटोमेटिक तेज़ हो जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि अगर हम अपने काम करने की स्पीड बढ़ा लें, लेकिन स्पीड बढ़ानी अलर्टनेस के साथ है। अलर्टनेस यानी जब हम पहले ड्राइव कर लेते हैं स्कूटी बाइक तब स्पीड बढ़ा रहे हैं, यानी बेसिक्स मेरे सारी चीज़ों में है, मुझे समझ में आता है। अब पता लगे आपको अंग्रेजी पढ़नी नहीं आती और आपने सोचा कि हम अंग्रेजी तेज़ पढ़ेंगे, या मान लीजिए मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, अभी चैप्टर पढ़ा नहीं है लेकिन हम इसको तेज़ पढ़ेंगे, फिर तो नुकसान हो जाएगा। फिर तो वही चीज़ हो गई कि हमें गाड़ी चलानी नहीं आती लेकिन स्पीड बढ़ा लिया। तो जब एक बार बेसिक हमारा कोई चीज़ कंप्लीट हो जाती है, यानी एक बार वी हैव गॉन थ्रू द सब्जेक्ट और द पैराग्राफ और द न्यूज़ एनीथिंग, तो आप जब दोबारा उसको पढ़ रहे हैं तो उसको तेज़ पढ़ने की कोशिश करें, यानी अपनी पढ़ने की स्पीड को बढ़ा लें। जब आप कोई गैर इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ रहे हैं, नॉन इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे मान लीजिए आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, कहानी पढ़ रहे हैं, उपन्यास पढ़ रहे हैं, या कोई ऐसा सेक्शन बुक में पढ़ रहे हैं विच यू हैव ऑलरेडी स्टडीड एंड यू नो द समरी ऑफ इट, ऐसे केस में फिर आपको धीमे धीमे नहीं पढ़ना है, फिर आपको फास्ट पढ़ना है। तो अब फास्ट पढ़ने का फ़ायदा क्या होगा कि हमारा जो कंसंट्रेशन लेवल है वो बढ़ जाएगा। अब इसके दो फ़ायदे हुए देखिए, एक तो मेरा कंसंट्रेशन लेवल बढ़ गया, एक फ़ायदा ये हुआ। दूसरा फ़ायदा क्या हो गया मेरा कि मैंने कम समय में ज़्यादा काम कर लिया। तो एक तो हो गया कंसंट्रेशन बढ़ गया और दूसरा कम समय में काम ज़्यादा हो गया। तो देखिए अब मेरे डबल फ़ायदे इससे हो गए। तो स्टडीज़ ये भी कहती है, स्टडी की गई कि जब हम कोई नई चीज़ भी सीख रहे हैं तो ग्रुप बनाए गए, दो ग्रुप के साथ एक्सपेरिमेंट किए गए। एक ग्रुप से कहा गया कि आप आराम आराम से चीज़ों, मतलब उनको एक लंबी सी मान लीजिए लिस्ट दे दी गई, जैसे आपको मान लो पीरियोडिक टेबल दे दी जाए कि याद करिए एलिमेंट्स, तो ऐसे उनको नए नए अलग अलग टर्म्स दे दिए गए और उनसे कहा गया लिस्ट याद करिए, और उनसे कहा धीरे धीरे इस कहानी को पूरा पढ़िए। दूसरे कुछ व्यक्तियों को दिया गया, उनसे कहा गया आप फास्ट पढ़िए। तो जब बाद में बहुत सारे लोगों पर ये एक्सपेरिमेंट हुआ तो ये पाया गया कि जब हम धीमे पढ़ते हैं तो जो रिटेंटिविटी हमारे दिमाग की होती है वो तेज़ पढ़ने के कंपैरिजन में थोड़ी कम ही होती है। ऑल्दो शुरू में, यानी जब आपने शुरू में पढ़ा, जैसे जस्ट मैंने अभी पढ़ाई ख़त्म की है तो हो सकता है मुझे ज़्यादा उसके शब्द याद हों, और जिसने तेज़ पढ़ा है वो उसका हो सकता है केवल 30% भूल गया हो, 70% याद हो। लेकिन जैसे ही ये समय गुजरता है तो ये देखा गया कि जिसने तेज़ पढ़ा था उसका 70% का भी 70% बहुत दिनों तक रहता है, और जिसने धीमे पढ़ा था उसका 50-40% ही बहुत दिनों बाद तक बचता है और सब गायब हो जाता है। यानी ओवरऑल जो है वो आदमी फ़ायदे में है जिसने तेज़ किया है। तो कंसंट्रेशन तेज़ी में बढ़ जाता है, और जब तेज़ी में बढ़ जाता है तो इंटरेस्ट भी आने लगता है। जैसे आप गाड़ी तेज़ चला रहे हो और एक्सीडेंट कभी ना हो तो उसका जो थ्रिल होता है, रोमांच होता है, वो अलग किस्म का होता है। इसीलिए तो फार्मूला 1 रेसर होते हैं, वो तेज़ गाड़ी चलाने का मज़ा लेते हैं ना, उसमें और क्या है, कुछ नहीं। उस समय हम इतना कॉन्सेंट्रेट हो गया कि हमें उसी कॉन्सेंट्रेशन का मज़ा आ रहा है, वो ड्राइविंग का मज़ा नहीं है, वो मज़ा है कॉन्सेंट्रेशन का। जब आप कभी चेस खेल रहे हो, पूरा दिमाग एकदम फोकस हो जाता है, तब आप देखिए ना अपने अंदर एक अलग सा रोमांच आ जाता है। वो रोमांच जो है वो कॉन्सेंट्रेशन का है। तो जैसे ही आप किसी सब्जेक्ट में आप तेज पढ़ना एकदम से फोकस हो गए तो अंदर से खुद एक रोमांच आना शुरू होगा और वो आपको सब्जेक्ट के साथ कॉन्सेंट्रेशन को मैच कराना शुरू कर देगा। तो जैसे मान लीजिए आप अपने पढ़ने की स्पीड को मान लीजिए आपने नॉर्मल स्टेज से डबल कर लिया। जैसे मान लीजिए आप जितना भी अभी पढ़ते हैं और प्रैक्टिस करके आपने, उसकी भी प्रैक्टिस की टेक्निक्स होती हैं, लेकिन आप अपने लेवल पे कुछ भी प्रयास करके मान लीजिए स्पीड हमने पढ़ने की डबल कर ली। तो अब जब हम पढ़ने की अपनी स्पीड कर लेंगे डबल, तो देखिए इसका फ़ायदा क्या हुआ। एक तो मान लीजिए एक वो बच्चा जो कि नॉर्मल स्पीड पर पढ़ रहा है और मान लीजिए आप उससे डबल स्पीड पर पढ़ रहे हैं, तो अब क्या होगा, 1 घंटे में जितनी उसने पढ़ाई की है वो पढ़ाई आप आधे घंटे में कर लेंगे, पहला फ़ायदा। दूसरा, 1 घंटे बाद उसकी रिटेंटिविटी कम है चूँकि उसने धीमे पढ़ा है और आपने तेज़ पढ़ा, इसलिए आपकी रिटेंटिविटी ज़्यादा है। तो आप देखिए समय आधा लगा और फ़ायदा ज़्यादा हुआ। अब अगला फ़ायदा, अगर आपको रिवाइज़ करना है तो आप अगले आधे घंटे में कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज़ कर सकते हैं, चूँकि एक बार मैं पहले पढ़ चुका हूँ। भाई ज़रूरी नहीं कि उसी आधे घंटे में तुरंत करेंगे, लेकिन ये आधा घंटा मैंने परचेज़ कर लिया ना 24 घंटे में से। तो ज़रा देखिए, जब मैंने अपने पढ़ने की स्पीड डबल कर ली तो जो काम मैं 6 घंटे में करता था वो मेरा 3 से 4 घंटे में हो जाएगा, पढ़ने वाला काम।
काम जो लिखने करने वाला वो तो उस वही समय लगेगा। तो मान लीजिए इस पूरे दौरान मान लीजिए दिन में मैं 2 घंटे या 2.5 घंटे 3 घंटे स्टडी करता था किसी चीज़ की। अब उस स्टडी में मैंने 1.5 घंटे बचा लिए। अब ये 1.5 घंटे मेरे दिन में मैंने खरीद लिए, कमा लिए। तो यानी मेरा जो दिन था वो 24 घंटे का नहीं रहा, वो 1.5 घंटा 2 घंटा ज़्यादा हो गया। तो आप देखिए केवल एक छोटी सी टेक्निक, यदि आप अपने पढ़ने की स्पीड बढ़ा लें, जो कि नॉर्मल अभी जितना भी आप पढ़ते हैं इससे 2 से 3 गुना बढ़ाई जा सकती है यदि आप प्रैक्टिस करें। तो प्रैक्टिस आप हमेशा करिए न्यूज़पेपर के माध्यम से, कहानी और किस्सों की किताबों से। मेन सब्जेक्ट में अभी ना करें, फिर जब उसमें स्पीड बढ़ जाए तब आप अपने मेन सब्जेक्ट में आ सकते हैं और इसका निसंदेह फ़ायदा मिलता है। तो ये जो 1.5 घंटे बचे दे देखिए आपने रिवीजन के लिए बचा लिया और इसमें आप कम से कम 3 से 4 बार रिवाइज़ कर लेंगे। तो देखिए जो आखिरी फ़ायदा मैं बता रहा था तेज़ स्पीड पढ़ने का, क्या हुआ कि जिस बंदे ने 1 घंटे पढ़ाई की, आपने उस 1 घंटे में 4 बार पढ़ लिया। तो एक तो हमारा पहली बार में ही रिटेंटिविटी ज़्यादा थी और जब हमने पूरा रिवाइज़ कर लिया तो रिटेंटिविटी इतनी हो गई कि मैं परमानेंट हो गया। यानी उस बच्चे ने भी 1 घंटे मेहनत की, मैंने भी 1 घंटे मेहनत की, अब लेकिन 1 घंटे में मेरा हो गया सब परमानेंट, चूँकि मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड में ट्रांसफ़र कर दिया और वो बेचारा आधा भूल चुका है। तो देखने वाले को लगेगा कि भाई बराबर मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अंत में लॉन्ग रन में फ़ायदा किसका हो रहा है? मेरा हो रहा है, जो स्पीड बढ़ा करके। तो स्पीड बढ़ाना बहुत आसान काम है। आप पहले आँखों को स्कैन करना शुरू करिए, फिर उंगली के सहारे से पढ़ना शुरू करिए, आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए, वो हो जाएगा। स्पीड तेज़ जरूर कर लिए। देखिए स्पीड को बहुत गुना बढ़ाया जा सकता है, मैंने भी इसका अभ्यास किया है, मैंने भी इसको बढ़ाया है। जब मैंने इस टेक्निक को शुरू किया था स्पीड बढ़ाने के लिए, तो नॉर्मली जब मैं अंग्रेजी पढ़ता था तो 1 घंटे में 100 से 125 वर्ड्स पर मिनट मैं पढ़ लेता था और नॉर्मल आदमी की स्पीड लगभग यही होती है। आप भी अपनी काउंट करेंगे तो लगभग 125-150 वर्ड्स पर मिनट आपको मिल जाएंगे। ये स्पीड बढ़ा करके फिर मैंने अपनी स्पीड जो थी, जब मैं कठिन कोई चीज़ पढ़ता था तो 450-500 शब्द तक मैं ले गया। यानी जैसे मैं कोई अपना फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ये सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ तो स्पीड मैंने 3 गुना से 3.5 गुना बढ़ा ली। तो अब आप समझिए मैंने कितना समय परचेज़ कर लिया। और यही चीज़ जब मैं कोई किस्सा कहानी नॉवेल या अखबार पढ़ता था तो स्पीड को मैंने 5 से 6 गुना बढ़ा लिया, मतलब 700-800 कई बार 1000 वर्ड्स पर मिनट भी। और ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, आप महीने 2 महीने के अभ्यास से इस स्पीड को बढ़ा सकते हैं। हम ना उतनी बढ़ावें, लेकिन हम 2 गुना 3 गुना तो 1 सप्ताह 2 सप्ताह के भीतर ही कर सकते हैं। बस उसके लिए सब कंसंट्रेशन के साथ प्रयास आपको करना पड़ेगा। तो एक टेक्निक हमारी ये हो गई कि हम किस तरीके से अपने कंसंट्रेशन को बढ़ा सकते हैं। दूसरा चीज़ आप सहारा ले सकते हैं कि कुछ कंसंट्रेशन चार्ट आते हैं, तो आप वो चार्ट अपनी स्टडी टेबल के सामने लगा लीजिए और दिन में थोड़े थोड़े स्लॉट्स में, या जब पढ़ने बैठते हैं अल्फ़ा ब्रीदिंग करने जा रहे हैं, अल्फ़ा ब्रीदिंग आपने कर ली और उसके बाद उस चार्ट को आप 8-10 मिनट देख सकते हैं। और दिन में जब समय मिले, जब खाली बैठे, मतलब आपको लग रहा है कि बोर हो रहा है तो चलो अपन कंसंट्रेशन चार्ट देख लेते हैं। उन चार्ट की मदद से अपने को मन को एकाग्र करने का मौका मिल जाता है। एक आध चार्ट मेरे पास है, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके के वो मिलते हैं। तो इनका फ़ायदा क्या होता है, जैसे कि ये कार्ड है मेरे पास में, तो इसमें आप देख रहे हैं ये सर्कल जैसे यहाँ पर बना, तो जैसे इसको दीवार पर मैंने लगा दिया। अब ये जो सेंट्रल वाला पार्ट है मुझे इस पर फोकस करना है। कोशिश ये करें कि पलक ना झपके, लेकिन झपक जाए तो भी कोई समस्या नहीं है। तो टेक्निक ये है कि इसको देखते समय सांस हमको आराम आराम से लेनी, मतलब हमें प्रयास नहीं करना है। जैसे हम सो जाते हैं तो सो जाने पर हमारे सांसें चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं, वी डोंट केयर, they take care of themselves. So in the same way, when we are focusing this very central part of this chart, so we don't have to worry about our breathing pattern, but breathing pattern should be deep and relaxed. यहाँ से सांस नहीं लेनी है अपने को चेस्ट से, है ना, it should go to the diaphragm and it should be in very relaxed manner, or you should stay straight in your table or chair or whatever the posture you are using, but your posture should be very straight and you have to focus at the central spot of this. अब ये जो सर्कल बने हुए ना, आपको ऐसा लग रहा है कि इधर जा रहे हैं, तो हमारा दिमाग जो होगा, हमारी आंखें होंगी वो भटकेंगी, इधर उधर जाएंगी। आपको लेकिन भटकने नहीं देना है, आपको यहीं पर लाना है। अब हमारा जो आँखों में भी क्या होता है कि 2 तरीके के विज़न होते हैं। एक होता है सेंट्रल विज़न। सेंट्रल विज़न का मतलब होता है कि व्हेन वी आर फोकसिंग एट पर्टिकुलर स्पॉट, जैसे आप अभी मेरे चेहरे पे देखने की कोशिश करिए तो आप किसी एक चीज़ पर ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए अगर आप मेरी दोनों आंखें देखना चाहें तो दोनों आंखें भी एक साथ देखना मुश्किल होता है। आइदर यू कैन फोकस ऑन दिस आई और दिस आई और माई नोज़ और अ वेरी टाइनी स्पॉट ऑफ माई फेस, लेकिन पूरा चेहरा भी दिख रहा है। तो जो पूरा चेहरा मुझे दिख रहा है वो हमारे आँखों के
पेरिफेरल विजन से दिख रहा है। तो हमारी आंखों में दो क्षमताएं होती हैं, एक होता है सेंट्रल स्पॉट देखने का, सेंट्रल विजन, और दूसरा होता है पेरिफेरल विजन। तो सेंट्रल विजन आपको यहाँ रखना है, आपकी आंखों का लेफ्ट और राइट का पेरिफेरल विजन ऑटोमेटिक यहाँ पर घूमेगा, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। लेकिन जब वो घूमेगा उसका फ़ायदा क्या होगा, जब वो यहाँ से वहाँ, यहाँ से हो जाएगा, तो ये हो सकता है बीच बीच में आपको घूमते हुए नजर आए, कहीं कलर इधर चला जाए, कलर इधर चला जाए, आपको ना उसका मज़ा लेना है ना उससे परेशान होना है। लेट इट हैपन वॉट एवर इट इज़ हैपनिंग, एंड यू ऑल मे हैव डिफरेंट एक्सपीरियंस रिगार्डिंग दिस, बट वॉट इट विल बेनिफिट अस। ये हमारा फ़ायदा क्या करेगा कि जब ये घूमता है तो हमारे लेफ्ट और राइट ब्रेन के बीच में सिंक्रोनाइजेशन शुरू हो जाता है, तो हमारा लेफ्ट और राइट ब्रेन आपस में ट्यूनिंग शुरू हो जाती है। तो व्हेन वी आर फोकसिंग एट द सेंट्रल स्पॉट, तो नॉट ओनली अवर concentration is increasing, but at the same time these charts, these chakras, they have been designed by our yogis and rishis. So they have been designed in such a way that they have also taken consideration of how to in-tune, fine-tune, synchronize our left and right brain also. तो जब आप बीच में फोकस करोगे तो ध्यान तो हमारा, एकाग्रता तो बढ़ी रही है, और लेफ्ट और राइट ब्रेन भी हमारे बैलेंस में आ रहे हैं। तो अल्टीमेटली हमें वही चाहिए। तो इस तरीके के चार्ट मेरे पास एक दो और भी हैं, वैसे तो मिलते भी हैं, आप चाहेंगे तो मैं इसके PDF आपको भेज दूंगा और आप उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए, किसी एक का मैं आपको 2-3 भेज दूंगा, आप अपनी दीवार पे लगा दीजिए जहाँ पर पढ़ने बैठते हैं, या नहीं बैठते हैं कहीं पे भी दीवार पे लगा दीजिए। तो जैसे डेली हम शीशा देखते हैं, आईना देखते हैं, इसको ज़्यादा देर देखिए, तो इस टेक्निक से भी हमारा कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बढ़ जाएगा। तो ये अभी इतना ही कर सकते हैं, बहुत सारी और भी टेक्निक है, तो वी आर नॉट गोइंग मच, हम डिटेल में नहीं जा रहे, हम तो एक काम भी अगर सही से कर लें एक, तो हमारा सारा जीवन बदल सकता है। तो आप ये दो काम करें, एक थोड़ा सा स्पीड पढ़ने की बढ़ा लें, और दूसरा है कि ये कंसंट्रेशन चार्ट आप दिन में कई बार देखिए, और निसंदेह आपको इसका फ़ायदा होगा। पढ़ने से पहले देखेंगे तो और भी ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब हम आते हैं अपने सेकंड पार्ट पर, दैट इज़ कॉल्ड मेडिटेशन। तो मेडिटेशन क्या चीज़ है, तो जैसे हमारा कंसंट्रेशन है अपने समस्त विचार शक्ति को एक बिंदु पर केंद्रित करना, उसी तरीके से ध्यान है समस्त विचारों से मुक्त हो जाना। ध्यान दें, अंतर क्या है, एक है कंसंट्रेट करके एक जगह पे लाना है, और दूसरा क्या है कि हमें उन सब से मुक्ति पाना है, कोई विचार ना हो। तो जब आप लेटने जाते हैं, खाली बैठते हैं, या जब मैंने आपको बताया था नहा करके आप अल्फा ब्रीदिंग करते हैं, उस समय इसका अभ्यास किया जा सकता है कि हम केवल अपने, और इससे देखिए मन से विचारों को छुटकारा पाना इतना आसान काम नहीं है, धीरे धीरे इसका अभ्यास हो सकता है, किसी को 3 महीने 3 साल लग सकते हैं, लेकिन ये करना अपने को अवश्य है। ये करने से क्या होता है, देखिए ये और इन दो में अंतर क्या है, इसका मतलब ऐसे जैसे कोई रेसिंग कार है, आपने रेसिंग कार बड़ी तेज़ भगा रहे हैं, तो समय पूरे जितने भी इंजन के पावर है वो सब क्या लगी हुई है, रेस करने में लगी हुई है। तो जब हम कॉन्सेंट्रेट हो रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, अपनी समस्त विचार शक्ति को, चेतना को, कॉन्शियसनेस को, वी आर फोकसिंग एट वन पॉइंट। अब इस सबसे क्या होता है, दिमाग जो होता है वो ओवर हीट हो गया। जैसे गाड़ी आप बहुत देर तक चलाएंगे, एक्सीलेटर भी किए हुए हैं, बहुत तेज़ भगा भी रहे हैं, तो गाड़ी हो गई हीट। तो हमारा मेडिटेशन क्या करता है, उसको रिलैक्स करने का काम है, यानी दिमाग की जो शक्ति सो ख़त्म हो गई है उसको जगाने काम है। जब तक विचार चलते रहते हैं तब तक हमारा दिमाग का जो सोचने समझने की क्षमता है, इनबिल्ट जिसको अपन बोलते हैं, वो थोड़ी थोड़ी कम होती रहती है। तो जब इसको रिलैक्स करना है तब उसके लिए मेडिटेशन है। तो ऐसे समझ सकते हैं कि कंसंट्रेशन हमको क्षमता देता है किसी एक बिंदु पर केंद्रित होने के लिए, लेकिन वो क्षमता कितनी होगी वो डिपेंड करेगा हमारे मेडिटेशन से। तो मेडिटेशन के अनगिनत फ़ायदे हैं, लेकिन हम चूँकि पढ़ाई के संदर्भ में बात करें, इसलिए पढ़ाई के संदर्भ में आप ऐसे समझें कि विचार एक जगह पे लगाना कंसंट्रेशन है, और विचार शक्ति कितनी हमारे अंदर आ सकती है वो तब आएगी जब हम मेडिटेशन स्ट्रांग करेंगे। तो मेडिटेशन अपने को बहुत सारे और भी चीज़ें देगा, जैसे हमारे मन में कभी चिंता नहीं आएगी, एंग्जाइटी नहीं आएगी, हम हाइपर एक्टिव या हाइपो एक्टिव नहीं होंगे किसी चीज़ को लेकर। नहीं, कई बार डर सा लगने लगता है, तो वो हाइपर एक्टिविटी या हाइपो एक्टिविटी, एकदम मन बैठा जा रहा है, क्या होगा, पेपर आने वाला क्या होगा, ये सारी जो छोटी छोटी एंग्जाइटी होंगे, क्वेश्चन सही होगा कि नहीं सही होगा, ये जो छोटी मोटी चिंताएं हमारी होती हैं, ये सब हमारे मेडिटेशन की कमी के कारण होती है। तो जब आप मेडिटेशन करते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारा दिमाग में अलग अलग प्रकार की वेव्स चलती, तरंगें चलती हैं। तो जब ज़्यादा तरंग होती है, जैसे अभी नॉर्मल अपन बातचीत कर रहे हैं, तो ये सब हमारा अल्फ़ा ब्रीदिंग के अंतर्गत है। इसके बाद जब मेडिटेशन में जाते हैं तो दिमाग शांत होना शुरू होता है। तो दिमाग जब शांत होता है तो उसमें नई ऊर्जा जगती है। तो जैसे जब हम सो जाते हैं तो सोने के बाद में अपन रिफ्रेश फील करते हैं ना, क्यों? क्योंकि उतने दौरान हमारे दिमाग की एक्टिविटी जो थी वो कम हो गई है, और उस
कम एक्टिविटी में, जो हमारी कॉन्शियस माइंड की है, दिमाग पीछे क्या करता है, अपने आप को रिजुवनेट कर लेता है, यानी अपने आप को पुनर्ऊर्जित कर लेता है, तो वो ऊर्जा पैदा कर लेता है। तो जैसे सोना जो हमारे काम में आता है, वैसे ही मेडिटेशन ऐसा है जैसे हम जागते हुए सो रहे हैं। जागते हुए सोने का मतलब हमने अपने पूरे इंजन को तो शट ऑफ कर लिया है, लेकिन हम अवेयर हैं, हम देख रहे हैं कि ये सब सो गया और आराम कर रहे हैं। तो जब हम नॉर्मली सोते हैं तो क्या होता है, हमको सपने परेशान करते हैं। तो वहाँ हमारा क्या होता है कि हम कॉन्शियसली तो सो गए हैं, बट सब कॉन्शियसली अवर माइंड इज स्टिल वर्किंग, तो एनर्जी वहाँ पर भी ड्रेनेज होने लगती है। लेकिन जब हम मेडिटेशन में होते हैं तो नींद से भी गहरा काम होता है। इस बात के भी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किए गए हैं कि जैसे आदमियों को गहरी नींद सुलाई गई, और जो योगी और ऐसे लोग हैं जो मेडिटेशन कर लेते हैं, उनके दिमाग के दोनों की वेव पैटर्न देखा गया। तो ये देखा गया कि जो गहरे से गहरे व्यक्ति भी सोते हैं, वो भी अल्फ़ा से बीटा तक जाने में उनको बहुत मुश्किल होती है, यानी बीटा वेव पैटर्न पर भी नहीं जाते हैं। आप ऐसा समझें कि यानी अपने दिमाग को शांत नहीं कर पाते। लेकिन वहीं पर एक योगी या मेडिटेटिव माइंड जो होता है, वो तुरंत बीटा पे चला जाता है, और जो बहुत डीप मेडिटेशन करते हैं वो उससे भी कम वेव पर चले जाते हैं, उससे भी कम जा सकते हैं, जिसको हम समाधि और सब कहते हैं। अगर आपने नाम सुने होंगे, तो हमें उतना नहीं जाना है। अगर हम केवल एक पावदान भी नीचे जा सके तो इतना चमत्कार होगा कि आप काम सब करेंगे, हमेशा प्रसन्न रहेंगे, कभी ऊर्जा की कमी नहीं होगी। और जितना हम जैसे 6 घंटे की नींद पूरी करते हैं, और 6 घंटे की नींद पूरी करने के बाद में जितनी अपनी एनर्जी मिलती है, अगर हम 3 घंटे मेडिटेशन कर लें तो वो 6 घंटे की नींद के बराबर हो जाता है। अगर हम डीप मेडिटेशन 2 घंटे का कर लें तो 6 घंटे की नींद से ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो इसीलिए जो आपने देखा ना, कुछ ऋषि मुनि आपने नाम सुने, वो सोते नहीं हैं, या रात में केवल 2 घंटे सो लिए, उनका काम चल गया। कैसे चल गया? जबकि डॉक्टर तो चिल्लाए जा रहे हैं कि भैया 6 घंटे सो, 8 घंटे सो। तो 8 घंटे देखिए मक्कारों को सोने के लिए डॉक्टर कहते हैं। 6 घंटे विद्यार्थी के लिए लग्जरी है, लास्ट लिमिट है। यदि हमें जीवन में कुछ भी सीखना है, मतलब आई एम स्टूडेंट ऑफ एनीथिंग, ध्यान रखें, नॉट ओनली ऑफ दिस फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड द सब्जेक्ट दैट आर बीइंग टॉट एट अवर स्कूल और कॉलेज लेवल, बट एनीथिंग दैट वी वांट टू लर्न, इट मे बी म्यूजिक, इट मे बी आर्ट, इट मे बी डांस, इट मे बी क्रिकेट और एनीथिंग। तो इफ़ आई एम ए स्टूडेंट ऑफ एनीथिंग, देन 6 आवर्स इज़ द लास्ट लिमिट। उससे कम जितने आप काम चला लेंगे उतना काम, लेकिन फॉर दैट यू हैव टू डेवलप द आर्ट ऑफ मेडिटेशन ऑल्सो। तो मेडिटेशन हमारे दिमाग को डेली ठंडा करेगा, अंदर से शक्ति जलाएगा, और हमें हमेशा सेंटर्ड रखेगा। जैसे हम छोटी सी बात से परेशान हो जाते हैं, चिंता होने लगती है, छोटी सी बात पे ही खुश भी हो जाते हैं, इन सारे जो हमारे फ्लक्चुएशंस आते हैं हमारे दिमाग में, इन सारे फ्लक्चुएशन से वो आपको अपने काम पर फोकस रखेगा। और जब मेडिटेशन किसी के अंदर आ जाता है तो कॉन्सेंट्रेशन उसका बाय प्रोडक्ट है। जैसे अभी हमारे अंदर क्या है, अभी हम जैसे मान लीजिए हम अंदर से बहुत बीमार हैं, तो अभी हम कोई एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, गोली खा खा करके काम करना पड़ता है ताकि हम थोड़ा सा स्वस्थ रह सकें। तो वही हाल है कंसंट्रेशन का, कि अभी हम बाहर से सीखेंगे ये टेक्निक वो करके, फिर जब हम अगर मेडिटेशन जिस दिन हमारे जीवन में शामिल हो गया, तो हमें कंसंट्रेशन अलग से नहीं करना है, ये उसका पार्ट एंड पार्सल ही है। तो वो जब भी आप किसी चीज़ पे केंद्रित होना चाहोगे, यूँ चट से, मतलब जैसे नहीं बटन ऑन करते हैं और ऑन हो गया, तो यदि आपके जीवन में मेडिटेशन आ गया तो आपका कंसंट्रेशन मिल ही जाएगा, आपको खुशी मिल जाएगी, आप कभी चिंता नहीं करोगे, दिमाग हमेशा फ्रेश रहेगा, और दिमाग हमेशा ऊर्जावान रहेगा, और दिमाग हमेशा शांत भी रहेगा। तो ये मेडिटेशन का इसका लाभ है। तो ये दोनों चीज़ें छात्र जीवन में बहुत ज़रूरी हैं। कैसे क्या टेक्निक है ये मैंने आपको थोड़ा सा बताया है। तो आगे आने वाले जब लेक्चर में बताऊंगा कि कैसे सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। अब चूंकि एक जनरल जो चर्चा थी हमारी, वो जनरल चर्चा लगभग समाप्त हो चुकी है कि हाउ टू गेट मैक्सिमम आउट ऑफ यू। तो ये सारी चीज़ें अपन लोग कर सकते हैं। अब मैं इसके सेकंड पार्ट जब आपको बताना शुरू करूंगा कि पर्टिकुलर जब हम सब्जेक्ट पढ़ना शुरू करते हैं तो सब्जेक्ट में कैसे कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो हम करते हैं, जो क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए, और क्या क्या ऐसी चीज़ें जो नहीं करनी चाहिए। दिस ऑल आई विल डिस्कस इन द कमिंग पार्ट्स ऑफ माई लेक्चर सीरीज़ लेक्चर विच इज़ हाउ टू गेट मैक्सिमम आउट ऑफ यू। तो ये हमारे जनरल हो गए जो हमें हमेशा ज़िंदगी भर ये काम में आने वाले हैं। तो इन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा भी यदि आप अप्लाई करेंगे, देखिए बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, लेकिन सबके सेंट्रल में मैंने एक ही बताया कि किस तरीके से अपने दिमाग को हमें गाइड करना। ये जो बेकाबू घोड़ा है, इधर भाग जाता उधर, उस पर लगाम कैसे कसनी है,
तो उस लगाम को कसने के ये तरीके दो हैं, और जैसे ये शुरू करेंगे तो लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन, अल्फा ब्रीथिंग ये ऑटोमेटिक आना शुरू हो जाएंगे। तो अपने को सुनने में लग सकता है कि हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली, बहुत सारा काम हो गया है ये, लेकिन फिर से जैसे मैंने पहले लेक्चर पे ही आपसे कहा था कि एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड टू ब्यूटीफुली टू इट्स सेंटर, तो दैट सेंटर इज़ अवर ब्रेन। और अगर मैं सब चीज़ें छोड़ के केवल इसको ध्यान लूँ कि अगर मेडिटेशन यदि आपको सही से आ गया तो रेस्ट थिंग्स विल फॉलो, आप में विल पावर आ जाएगी, कंसंट्रेशन आ जाएगा, आपका टाइम टेबल अपने आप बनना शुरू हो जाएगा। मतलब जब मैंने बताया था ना कि अगर पेड़ की जड़ सही हो गई और बीज सही हो गया तो अपने आप पेड़ बड़ा होगा, फिर आपको एक एक डाली और सब की चिंता नहीं करनी है। लेकिन हमें साथ ही ये ध्यान रखना है कि अगर कहीं पर भी डाली में कमी आ रही, फल में कमी आ रही है, इसका मतलब देयर इज़ सम फॉल्ट एट द रूट लेवल, तो उस रूट लेवल को सही करने के ये उपाय अपने हैं। तो ये हमेशा जीवन भर आपके काम में आएंगे, केवल 11-12 की पढ़ाई के दौरान की बात नहीं कर रहा हूँ, IIT-JEE की तैयारी की बात नहीं कर रहा हूँ। अब आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा कि जब हम किसी चीज़ को करते हैं, कोई भी चीज़ सीखते हैं, नई चीज़ कुछ भी, तो उसमें यानी सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ा सकते हैं, परफॉर्मेंस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, टेस्ट में नंबर कैसे बढ़ा सकते हैं, इन सारी चीज़ों पर मैं आगे आने वाले लेक्चर्स पर बात करूँगा।